अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो है उसको पूरा डिटेल में देखने जा रहे हैं। पहली बात जो है कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। मेटल्स जो है आपको पता है कि ये जितनी भी ब्लू नजर आ रहे हैं आपको, ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2। ग्रुप 3 में पहला एलिमेंट बोरॉन छोड़ के यहाँ से स्टेट के स्टार्ट होती है, आपको पता है। तो ये जितने भी सारे के सारे ब्लू नजर आ रहे हैं और ये नीचे वाले भी सारे के सारे मेटल्स है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पीरियड टेबल इज कवर्ड बाय मेटल्स। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको पता है सारी की सारी। मेटल्स आर सॉलिड, नॉर्मली सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के। इनके हार्ड होते हैं एल्कली मेटल्स के अलावा, और मरकरी तो लिक्विड होता है आपको पता है। एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स, कैन बी कट बाय नाइफ, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली हाई होते हैं, लेकिन ग्रुप 1 वालों के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। मरकरी तो ऑब्वियसली होगा, ग्रुप 1 वालों के मेल्टिंग पॉइंट आपको बताए थे कि कम होते हैं। इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे होते हैं। जबकि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उसमें वो स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं करते। इसमें ये आयंस मूव नहीं करते, बल्कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो सारी के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले नेगेटिवली चार्ज थे, जबकि यहाँ पर न्यू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको रिप्लेस कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। मेलिबल होते हैं। मेलिबल होने की वजह क्या है कि इनके जो एटम्स जो होते हैं सेम साइज के होते हैं, तो ये स्मॉल बॉल बेरिंग की तरह काम कर रहे होते हैं। तो लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। यहाँ से आप फोर्स लगाएं, दीज कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, जिस वजह से इनको हम कहते हैं कैन बी इजीली मोल्डेड, ठीक है। एंड डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। सोनोरस होते हैं, मतलब इसको अगर स्ट्रक किया जाए तो दे प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड। दे हैव अ हाई डेंसिटीज, डेंसिटी इनकी हाई होती है, लेकिन एल्कली मेटल्स जो है ये फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, इनकी डेंसिटी कम होती है इनकी, ठीक है। बाकी सबकी डेंसिटी ज्यादा होती है। बाकी सबकी डेंसिटी अगर आप पानी में फेंकेंगे इनको तो दे सिंक इन वाटर। दे आर शाइनी, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब है कि दे आर ऑलवेज डू वन थिंग, दैट इज दे ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। मतलब कोई भी मेटल है, एम लिख दिया मैंने, सॉलिड, जब भी ये कुछ करेगा, रिएक्शन करेगा, तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। जितने चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करे, 1 करे, 2 करे, 3 करे, हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव कभी नहीं बना सकता। दे आर कीन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। रिएक्टिविटी जो है इनकी वैरी कर रही होती है। अच्छा, अब जो है हमें कुछ मेटल्स जो है ना, इस सारी सीरीज इतने सारी मेटल्स में से कुछ मेटल्स जो है उन्होंने कहा कि याद करने, बच्चों को याद करवा दें, और जो है इसकी बेस के ऊपर जो है वो हमसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास जो हमें याद करनी होती है। तो इनमें ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये ग्रुप 1 वाले हैं और ये जो है ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो अगर आप देखें रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से तो मेटल्स जो है इनको हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें। अब इनकी रिएक्टिविटी जो है, ऊपर वाला जो है वो जल्दी पॉजिटिव आयन बनाना चाहता है, जबकि ये वाला जो है इसकी चांसेस बहुत कम है कि ये पॉजिटिव चार्ज आयन बनाए। प्रूफ क्या है आपके पास? आपको देखें, सिल्वर जो है दुनिया में ज्यादा मेटल की फॉर्म में मिलता है, गोल्ड मेटल की फॉर्म में मिलता है, प्लैटिनम व्हाइट गोल्ड को कहते हैं, वो भी मेटल की फॉर्म में मिलता है। लेकिन आपको सोडियम और पोटेशियम मेटल की फॉर्म में नहीं मिलते, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब आयंस की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी जो है पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जबकि ये स्लो इस काम में है। जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बनना चाहता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसे हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसे हम कहते हैं कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर कीन टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे उसको रिड्यूस कर देंगे, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और आगे बढ़ते हैं। इनके अब रिएक्शन करवाने हमने किस किस चीज से, पानी के साथ रिएक्शन करवाना है, स्टीम के साथ रिएक्शन करवाना है और एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। पहला काम तो ये करना है हमें। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर एक छोटा सा एक पेज लगाते हैं, बल्कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आपके सामने। पानी के साथ कौन कौन रिएक्शन करता है? कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर का मतलब होता है H2O नॉर्मल जो होता है लिक्विड की फॉर्म में। स्टीम यू नो के H2O गैस की फॉर्म में हो जाएगा, और एसिड एसिड होता है। तो इनमें कौन कौन से मेटल्स जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं? तो हमने बताया कि पहले 3 जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं। ये वही है एल्कलीज। ग्रुप 1 पूरे का पूरा, एंड ग्रुप 2 में कैल्शियम और उसके नीचे वाले जो है दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, एंड देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल। जबकि इनका पानी के साथ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, जिसको हम कहते हैं कि नहीं हो रहा। असल में इन रिएक्शंस को हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि वो रिएक्शन जो खुद ब खुद जो है, मतलब आपको ऑब्वियसली कुछ चेंज नजर आ रहा हो, साइमल्ट मतलब आपने रखा और आपको चेंज नजर आ रहा है, हम कहते हैं हाँ रिएक्शन हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, जैसे आपने आयरन की रिंग को पानी में फेंक दिया, तो उस पर अपेरेंटली कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। बैठे रहे 2-3 घंटे बैठे रहे, कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स जो है या आफ्टर 6 वीक्स जो है आपको उसके ऊपर रस्ट नजर आएगा। तो रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन इट्स वेरी स्लो। तो हम किसको काउंट करते हैं? जिसमें इमीडिएट रिएक्शन हो जाए। तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, ये
स्टीम के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं सारे के सारे, एंड एसिड के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क हो गया आपका हाइड्रोजन से ऊपर वाले वॉट। इसमें तीनों चीजों में आपको पता है, इसका मैं फार्मूला अगर लिखने की कोशिश करूं तो इसका फार्मूला जो है दैट इज H2O एंड लिक्विड लिखूंगा। इसका फार्मूला लिखूंगा H2O और गैस लिख दूंगा, और इसमें लिखूंगा H2O और सॉरी HCl लिख दूंगा। अगर आप गौर से देखें इन सारे केसेस में हाइड्रोजन जो है वो है, और ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें बनेगा क्या, ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसको जरा देख लेते हैं। याद रखिएगा अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन होता है तो यहाँ पे मैंने लिखा मेटल, कोई भी मेटल सॉलिड लिख दिया, एंड H2O जो है वो मैंने लिक्विड लिख दिया। अगर तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन होता है तो आपके पास बनेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, एंड साथ बन जाएगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया इसने। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर हमने लिखा कि मेटल जो कि सॉलिड लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा H2O, तो यहाँ पर आपके पास ऑक्साइड बन जाएगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइड। अगर गौर से देखें तो कोल्ड वाटर में हाइड्रोक्साइड बनता है, और स्टीम में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है दूसरा हाइड्रोजन भी हट जाता है इसका, तो ऑक्साइड बन जाएगा और साथ इसके बन जाएगी हाइड्रोजन। ये कॉमन है, हाइड्रोजन सब में बन रही है। इस तरीके से एसिड में जब आते हैं तो एसिड में भी सेम कि मेटल लिखा हमने सॉलिड, उसके बाद जो है किसी एसिड को साथ मिलाया इसके, तो इस केस में आपके पास एक बन जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है, कहते हैं एसिड का H हटा दो, अगर एसिड का H हटा दो ये बच जाएगा, सर मेटल लगाते सॉल्ट बन गया, एंड साथ इसके बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। तीनों केसेस में यू कैन सी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बन रही है। यहाँ पे मैंने मार्क करिए, देखता हूँ कलर कौन सा इसमें यूज करने, ये आपको अगर नजर आ सके तो ये सिमिलरली है, हाइड्रोजन सब में बन रही है। तो ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की टाइप है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की टाइप है। बस आपको क्या याद रखना है कि अगर कोल्ड वाटर से होगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगर स्टीम से होगा तो ऑक्साइड बनेगा, और अगर एसिड से होगा तो उसमें सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल को, तो हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं सोडियम को उठाता हूँ और फिर मैं कैल्शियम को उठाता हूँ, तो इनके हमें बनाने हैं यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड्स बनेंगे। मतलब सोडियम की वैलेंसी क्योंकि 1 होती है तो OH की वैलेंसी भी 1 होती है, ये बन जाएगा। लेकिन कैल्शियम के साथ इसका फार्मूला हो जाएगा CaOH ट्वाइस। एंड इन बोथ द केसेस यू कैन सी कि व्हाट हैज हैपेंड कि हाइड्रोजन जो है दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय दीस मेटल्स। वजह कि दीस मेटल्स आर, ऑल दीस मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सेम फॉर दिस केस, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और सेम फॉर दिस केस क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और वाटर में, एसिड में और स्टीम में हाइड्रोजन है। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप यही हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक उठा लिया कैल्शियम और एक उठा लिया मैंने एल्यूमिनियम। तो इनका मैं अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाता हूँ, सॉरी स्टीम से रिएक्शन करवाता हूँ, मतलब गैस की फॉर्म में जब होंगे, तो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड, एंड सिमिलरली यू विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड साथ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी। टेम्परेचर कम हो, अगर टेम्परेचर कम हो तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता, ठीक है, OH बनेगा आपके पास। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो दोनों H वाटर के जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास अगर किसी से हम रिएक्शन करवाते हैं, मैंने यहाँ पे उठा लिया मैग्नीशियम को, फिर मैंने उठा लिया जिंक को, इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ, इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया HNO3 के साथ, और होगा क्या कि क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन जो है उसको डिस्प्लेस कर देंगे ये, और मैग्नीशियम और फिर जिंक आ जाएगा यहाँ पर सल्फेट की साथ, यहाँ पर आ जाएगा प्लस नाइट्रेट, और दोनों केसेस में यू कैन सी द हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड। तो ये काम हो रहा था, इसका मतलब कि यू कैन सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन ना। यहाँ पर पहला काम किया उसने कि रिएक्शन करवाया उसने, और ये आपके पास कोल्ड वाटर है, देख रहे सारे। अब इसमें कुछ मेटल्स हैं रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे ये आपको पता है कि मैग्नीशियम से लेके प्लाटिनम तक का रिएक्शन हो सकते हैं जो रिएक्शन नहीं करते। अब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, और सिंक करके ये भी रिएक्शन कर रहा है। ये जो फ्लोट कर रहा है या तो पोटेशियम होगा या फिर सोडियम होगा। अब इन दोनों में से ये जो आपके पास मेटल्स आ रहे हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये कैल्शियम हो सकता है एक। अगर एक आपके पास कैल्शियम आ जाता है, दूसरा जो है वो कहाँ से उठाएं, हमारे पास तो 3 ही थे जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते थे, कल, नसीमा और के। इसके बाद जो है हमने आपको बताया था कि ग्रुप 1 पूरे का पूरा, मतलब लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे इसकी जगह पे हमने सिर्फ 2 मेटल लिखे। फिर हमने बताया था ग्रुप 2 में हमारे पास बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बैरियम होता है। तो हमारे पास हमने सीरीज में से ये सारे नहीं लिखे हुए, इसमें सिर्फ 2 लिखे थे, तो ग्रुप 2 की जगह पे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। ये अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ट्रिकी होगा, वरना आपके पास आप सिंपल से ये रखें कि जो सिंक करके रिएक्शन कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ, दैट इज कैल्शियम।
आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास एसिड। एसिड में जो रिएक्शन नहीं कर रहा, तो कौन रिएक्शन नहीं करते? हाइड्रोजन के नीचे वाले। हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये इनमें से कोई मेटल है जो रिएक्शन नहीं करता। ये जो फ्लोट करके रिएक्शन कर रहा है, फिर अगेन ये ग्रुप वन का ही होगा क्योंकि डेंसिटी कम होती है। अब ये दो रह गए हमारे पास। अब इनमें से एक रिएक्शन फास्ट हो रहा है, ये वाला फास्ट हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि जब ये वाला स्लो हो रहा है। फास्ट वाला जो है सिंक करने वाला होना चाहिए मेटल, और जो है उसकी एक्टिविटी जरा सी वाले से जरा ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पास जो रिएक्शन करते हैं, तो हम यहाँ पे अगर लिखे सीरीज को, तो हमारे पास सीरीज है। अब जो है ये तो नहीं हो सकते, फ्लोट नहीं कर रहे, ठीक है, सीओडी की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसको कैल्शियम ले लिया, तो इसका रिएक्शन स्लो हो रहा है, तो फिर ये मैग्नीशियम हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से अगर मैंने इसको मैग्नीशियम ले लिया, तो ये जो स्लो कर रहा है, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको देख के लेके चलेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड, जिसका मतलब होता है रिडक्शन। आप मेटल को करना क्या चाहते हैं? आप जो है रिड्यूस करना चाहते हैं। मेटल किसी भी कंपाउंड में अगर होगा MX में, तो इस वक्त M की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो प्लस होगी। आप इसको अगर इलेक्ट्रॉन वापस दे दें इसका, तो ये मेटल बन जाएगा। तो आप जितने इसके इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए वो इसको वापस कर, तो आपके पास मेटल बन जाएगा। तो एक्चुअली ये जो हमने कहा ना कि इस कंपाउंड के अंदर से मेटल निकालना, इसका मतलब एक्चुअली रिडक्शन ऑफ मेटल्स। इसका मतलब है मेटल्स की हम रिडक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको जरा देखते हैं कि कौन कौन से मेटल किस तरीके से रिड्यूस हो सकते हैं। यहाँ पे जरा ज्यादा डिटेल दी हुई है, तो हम जो है इसके लिए एक अलग पेज लगाते हैं, तो ताकि जो है काम जरा काफी आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आ गए। तो इनमें से हमारे पास जो मेटल्स की सीरीज है वो लिखते हैं हम लोग। तो देखिए, इनके लिए बिल्कुल अलग मेथड है। आपको ये बेंचमार्क ध्यान में रखने होंगे। इनके लिए अलग मेथड है, और इनके लिए अलग मेथड। तीनों के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए अलग मेथड है। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं क्या, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसका दूसरा नाम हो सकता है रिडक्शन। एक्चुअली हम मेटल्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन इनमें सबसे जो महंगे मेटल्स हैं, वो आपके पास ये वाले हैं। क्यों? इसलिए महंगे हैं कि इनको रिड्यूस करने का, इनको एक्सट्रैक्ट करने का मेथड भी आसान है, बहुत आसान। क्या करना है आपको? जस्ट हीट कर देना। क्या करना है? हीट देयर कंपाउंड्स। मतलब आपके पास इनका कोई भी कंपाउंड अगर आएगा आपके पास, आप उसको हीट कर दें, आपको मेटल मिल जाएगा वापस। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, मेरे पास है सिल्वर क्लोराइड है, मेरे पास गोल्ड का कार्बोनेट है। अगर मैं इनको हीट कर दूं, तो मुझे सिल्वर कंपाउंड से सिल्वर मिल जाएगा, और गोल्ड के कंपाउंड से मुझे गोल्ड मिल जाएगा। बाकियों के साथ क्या होगा, जितनी भी नॉन मेटल है वो गैस बन के निकल जाएंगे हमारे पास। यहाँ से Cl2 बन जाएगी। अगर बैलेंस करें तो हमारे पास ये बैलेंसिंग इसकी हो गई, मेटल आपका मिल गया आपको। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास गोल्ड बनने के बाद जो आपके पास बच गया, कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन जो ज्यादा है वो भी ऑक्सीजन बन के निकल जाएगी इसमें से। तो आपके पास मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है इनका बन रहा है। क्या करना है? सिर्फ आपको इनको हीट कर देना है बस। तो यहाँ में हम लिख देते हैं जस्ट हीट कर दे, तो हमारे पास ये काम हो जाएगा। और कौन जल्दी होगा, मेटल की फॉर्म में आ जाएगा, तो दैट इज लोअर इन रिएक्टिविटी। जितना लेस रिएक्टिव होगा उतनी जल्दी जो है। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं हम लोग के लीस्ट रिएक्टिव, इजीली एक्सट्रैक्टेड, या फिर रिड्यूस्ड। अब ये जो ब्लू वाले मेटल्स आ रहे हैं हमारे पास, इनमें क्या है? इनमें हमें हीट भी करना है और रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज करना है। तो इसके लिए हम प्रोसेस का नाम रखते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का दूसरा नाम जो है दैट इज केमिकल रिडक्शन। स्मेल्टिंग भी कहते हैं इसको, केमिकल रिडक्शन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें आपको हीट करना है, सॉरी, हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपके पास ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो है, डॉट्स में आपने पढ़े होंगे, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, वो नहीं। यहाँ पे इनको रिड्यूस करने के लिए, मेटल को रिड्यूस करने के लिए हम तीन रिड्यूसिंग एजेंट जो है नॉर्मली यूज करते हैं। एक कार्बन होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और एक आपके पास हाइड्रोजन होता है। तो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर कि ZnO, एंड फिर जो है मैं Fe
H2O3 लिखता हूँ एंड सिमिलरली मैं कॉपर ऑक्साइड लिखता हूँ। मैं आपको तीनों रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवा के दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन यूज कर लूँ, इसमें मैं कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर लूँ और इसमें मैं कार्बन यूज कर लूँ, तो आपके पास क्या क्या बन जाएगा। तो इस सारे केसेस में ये बात तो कन्फर्म है कि मेटल बनेगा, इसमें जिंक बनेगा, इसमें आयरन बन जाएगा और इसमें कॉपर बन जाएगा। और बाकियों के साथ क्या होगा, तो आपके पास जो जो चीज आपने यूज की है, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन यूज किया था, यहाँ पर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया था और यहाँ पर आपने कार्बन यूज किया था, तो वहां से ऑक्सीजन निकल के इसके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा H2O। उसके ऑक्सीजन इसके पास निकल के आ जाएंगे आयरन 3 ऑक्साइड के, तो ये बन जाएगा CO2। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पर बन जाएगा आपके पास CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा इसमें। तो आपके पास आपको जो है मेटल मिल गया। इसमें और नीचे वाले मेथड में थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज करने पड़ते हैं। सबसे मुश्किल मेथड ये होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये वापस आना ही नहीं चाहते किसी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, तो इसलिए मैं करना क्या होता है, मैं करना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड। जो इनके कंपाउंड होते हैं उनको मेल्ट भी करना पड़ता है। क्यों, ये बात आपको समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है तो आपको पता है कि अगर मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड हो और पोटेशियम क्लोराइड, तो इसमें आपके पास जो आयंस बनेंगे ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, साथ बन जाएगा H एंड OH बन जाएगा। तो ऐसा अगर होगा तो आपको पता है कि डिस्चार्ज कौन होता है, लोअर इलेक्ट्रिसिटी सीरीज। आपके पास पोटेशियम नहीं जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हो जाएगी। इफ यू वांट कि हाइड्रोजन ना जाए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये पूरी चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी नहीं होना चाहिए। तो जब पानी नहीं होगा तो आपके पास KCl जो है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होगा, ये तो कंडक्ट नहीं कर सकता। इसलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले हीट करना पड़ेगा ताकि ये मेल्ट हो जाए, और उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि आपके पास, जैसे मैंने उठा लिया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, इसमें आपके पास दो आयंस होंगे, एक एल्यूमिनियम एंड एक ऑक्साइड। तो आपके पास जो कैथोड होगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट जो होती है, नेगेटिव वाली चार्ज जो प्लेट होती है, उस पर एल्यूमिनियम जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि कैथोड के ऊपर इनमें से जो भी मेटल था, हमने मेटल लिखा, उसका जो भी चार्ज था वो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और उसके बाद आपके पास मेटल बन जाता है। यहाँ पर इसको एल्यूमिनियम के ऊपर अप्लाई करूँ मैं, तो एल्यूमिनियम और उसके बाद जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से जो है हम इनकी एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसके बाद आखिरी चीज जो है वो है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड नाइट्रेट, कि कौन सा कार्बोनेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है हीट को और कौन सा कम स्टेबल है हीट को। नाइट्रेट के लिए और कार्बोनेट के दोनों में तकरीबन एक जैसे ही काम है। तो मतलब जिसको ज्यादा हीट चाहिए उसे हम कहते हैं ज्यादा स्टेबल है, जिसको कम हीट चाहिए टूटने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए, उसे हम कहते हैं कम जो है वो अनस्टेबल है। तो हमें देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होते हैं और कौन कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपको जो बात याद रखनी है, वो पहली बात तो यह याद रखनी है कि अगर टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो डिकम्पोजिशन की पहचान क्या है और उससे बनता क्या क्या है। उसके लिए जो है हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देते हैं छोटा सा। तो हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान क्या होती है। पहचान ये होती है, आपके पास रिएक्टेंट होता है एक और प्रोडक्ट होते हैं आपके पास ज्यादा, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट वो जो है उससे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में जब आप हीट कर रहे होते हैं, हीट, तो आपके पास बनता क्या है, बनता आपके पास है ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, और जहां पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके ऑक्साइड बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दूं आपको, मैंने पहला लिख दिया बैरियम सल्फेट, दूसरा लिख दिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा मैंने लिख दिया मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब इनमें अगर मैं इनको हीट कर दूं, इसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक है बैरियम और एक है सल्फर। दूसरे वाले में क्या है, एक है कैल्शियम और एक है कार्बन। तीसरे वाले में आपके पास एक है मैग्नीशियम और एक है नाइट्रोजन। मैंने किसको नहीं लिखा, ऑक्सीजन को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन के तो ऑक्साइड्स नहीं बन सकते, वो तो ऑक्सीजन ही होगा। तो अब आपको करना क्या है, ऑक्सीजन के अलावा जो जो एलिमेंट्स है उसको आपने लिख दिया था। बैरियम ग्रुप 2 का है तो इसके साथ ऑक्सीजन आके लग जाएगी, ये भी ऑक्साइड बनेगा, ये भी ऑक्साइड बनेगा, ये भी ऑक्साइड बनेगा, ये भी ऑक्साइड बनेगा, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड बन जाएंगे। अब है वैलेंसी का मसला, जिसकी वजह से फार्मूला सेट करना है। ये +2 होता है, ये -2 होता है, फार्मूला यही रहेगा इसका। ये +2 है, -2 है, फार्मूला यही रहेगा। सिमिलरली ये +2 है और -2 है, फार्मूला यही रहेगा। अगर चेंज होना हो कोई तो वो चेंज कर सकते हैं आप। सल्फर का जो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड होता है वो SO2 होता है। आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ा है कि SO2 बनती है SO3 बनाने के लिए, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है।
कार्बन का जो ऑक्साइड होता है वो आप वैलेंसी से निकाल सकते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, वैलेंसी 2 वैलेंसी 4, तो पहले बन जाएगा आपके पास ये C2O4 एंड फाइनली बन जाएगा आपके पास CO2, इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड ये होता है। इस तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है रिस्पेक्टिव वो NO2 होता है, जो आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको दो ऑक्साइड मैंने ऐसे हैं जो बताए, सल्फर का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड NO2 होता है इंस्टेड ऑफ NO। आखिरी चीज बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, तो बैरियम एक था, एक जान छुट्टी, सल्फर भी एक था, जान छुट्टी, आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 3। इसका मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे शॉर्ट है तो हमने एक ऑक्सीजन लगा दिया यहाँ पर, ऑक्सीजन इस फॉर्म में तो होता नहीं है, तो आप O2 कर दें, हाफ कर दें, बैलेंस हो गया आपके पास। दूसरी वाली इक्वेशन जो है अगर गौर से देखें तो कैल्शियम एक डन एंड कार्बन भी एक डन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, बैलेंस्ड है। आखिरी वाले में मैग्नीशियम एक था, सेट हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो आप इसको 2 कर दें एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर हो रहे हैं 6 और यहाँ पर अगर काउंट करते हैं तो 4 ये है और एक ये, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम है एक तरफ, तो हम एक ऑक्सीजन के लिए ऐसे लिख देंगे। पहला काम तो हमें ये आना चाहिए कि हम इसकी इक्वेशन लिख सकें। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसकी बेस के ऊपर होते हैं कि अगर आप इनको आग में फेंकेंगे डिकम्पोज करने के लिए इससे बनेगा क्या, तो आपके पास जो है इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये सारे के सारे मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये सारे सॉलिड होंगे, क्यों? क्योंकि ये आयनिक है और ये जो है आपके पास गैस की फॉर्म में स्केप कर जाते हैं क्योंकि ये कोवेलेंट होते हैं आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब जो है यहाँ पर हमें अगर बैलेंसिंग की बात करेगा तो वो अभी हमें इंशाल्लाह मसला नहीं रहा। ठीक है, अब जो है हम एक स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है कि मोर रिएक्टिव द मेटल, मोर थर्मली स्टेबल इट्स कार्बोनेट या फिर नाइट्रेट। इसका मतलब ये हुआ, इसी बात को एलोबरेट कर दूं, दैट इज कि अगर आपके पास कॉपर ऑक्साइड सॉरी कॉपर कार्बोनेट है एंड आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इन दोनों को डिकम्पोज करेंगे तो कॉपर एंड यहाँ पे कैल्शियम आपके पास आ गया, साथ ही आपके पास कार्बन है और कार्बन आ गया, फिर आपको ऑक्साइड बनाने तो ये ऑक्साइड हो गए इनके और ये बैलेंस हो गया, आपने हीट करके तोड़ दिया, डिकम्पोज हो गया। अब इनमें आपको देखना क्या था कि दिस इज लेस रिएक्टिव एंड दिस इज मोर रिएक्टिव, तो हमने ऊपर जो लिखा है हमने लिखा मोर रिएक्टिव मेटल मोर थर्मली स्टेबल, इसका मतलब मोर हीट इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए आपको ज्यादा हीट चाहिए, मोर हीट, जबकि इसके लिए आपको लेस हीट चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं मोर हीट रिक्वायर्ड फॉर मोर रिएक्टिव मेटल कार्बोनेट या फिर नाइट्रेट। तो इस बेस के ऊपर एक पेज और लगा के हम दिखा रहे थे किससे क्या बनने वाला है। तो आपको बता दूं कि आपके पास एक होता है पोटेशियम, एक होता है सोडियम, ठीक है जी। इनके जो कार्बोनेट नाइट्रेट होते हैं ना वो टूटते ही नहीं है, मतलब इसका कार्बोनेट जो है एंड इसका जो कार्बोनेट है, या फिर मैं इसकी जगह पे लिख दूं पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम कैल्शियम सोडियम नाइट्रेट, सॉरी, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होते अगर आप इसको हीट करेंगे। तो पहले दो तो गए आपके, उसके बाद जो है आगे आसान है, कुछ नहीं है। तो आपने यहाँ पे कैल्शियम से कहानी स्टार्ट होगी, कैल्शियम मैग्नीशियम तो अगर इनके आपके पास कार्बोनेट वगैरह आ जाते हैं तो आपको ये बात बता देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर होगा और जिंक कार्बोनेट होगा तो दोनों डिकम्पोज हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, इससे इससे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब इसके लिए आपको जो है ज्यादा हीट चाहिए, मोर हीट, जबकि इसके लिए आपको लेस हीट चाहिए। और अगर आप हीट कांस्टेंट कर देते हैं इसका मतलब कि ये जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा ये काम, जबकि ये स्लो होगा, कभी टाइम का फैक्टर भी दे देता है वो, किस केस में 5 मिनट में कौन डिकम्पोज कर जाएगा, 3 मिनट में कौन डिकम्पोज कर जाएगा, तो जिसको जो अनस्टेबल है वो जल्दी डिकम्पोज कर जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास नाइट्रेट वगैरह की इक्वेशन आ जाती है तो आप नाइट्रेट भी बैलेंस कर सकते हैं, आपसे कह देते हैं कि आयरन 2 नाइट्रेट एंड इस तरीके से आपके पास
हम दे देते हैं आपको कि कॉपर, नाइट्रेट, इन दोनों में भी आपके पास इनके ऑक्साइड बन जाएंगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बन गया और बैलेंसिंग के लिए आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ जाएगी। तो ये आपकी ऑक्सीजन भी आ गई इसमें। इसमें भी अगर आप देखें तो जो ज्यादा रिएक्टिव है इसके लिए मोर हीट चाहिए, जबकि इसके लिए आपको लेस हीट चाहिए। तो इस बेस पे क्वेश्चन चल रहे हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसके क्वेश्चन बल्कि अभी करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का है, मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सीजियम इज अ मेटल। अच्छा, विच रिएक्शन विल प्रोड्यूस सीजियम? सीजियम बनेगा आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन से। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा कि एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब इनसे एल्यूमिनियम से ऊपर है, तो इनके लिए हमने बताया था इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा आपको मोल्टन का। इसके बाद जो है आपके पास वो कह रहा है कि ये आपके पास कुछ इस तरीके से टेबल भी आ जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम ने, इसका मैग्नीशियम सिलेक्शन तो नहीं करवाया लेकिन इनसे करवाया, पता चला मैग्नीशियम ने इन सबको डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब मैग्नीशियम इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। किन किन से ज्यादा, इनको डिस्प्लेस कर दिया। इसको करने का एक और तरीका भी है आसान। इसमें बेटा इसने 3 रिएक्शन मेटल्स को डिस्प्लेस किया है, जबकि इसने 0 मेटल्स को डिस्प्लेस किया है, इसने 1 को डिस्प्लेस किया है। इनमें जिससे सबसे ज्यादा डिस्प्लेस किए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, मैग्नीशियम। फिर इसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा जिंक, क्योंकि उसने 1 को किया है और आयरन ने किसी को नहीं किया, तो आपके पास ये सीरीज बन गई इसकी। ठीक है जी। अब इसमें जो है इसको फिट करना है आपको, इसमें आपके पास जो नहीं दिया उसको फिट करना है और आपको, दैट इज एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का क्या चक्कर होगा उसको देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम ने अगर एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? एल्यूमिनियम से भी। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, नीचे किया और एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर आ जाएगा। वैसे आपको रिएक्टिविटी सीरीज का ही सीक्वेंस दिया हुआ है इसने। तो मैग्नीशियम होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम होगा, फिर जिंक होगा और फिर क्या आपके पास। फिर इसमें कह रहा है कि ईज टू रिडक्शन, मतलब कौन सा मेटल जल्दी से रिड्यूस लगता है ऑक्साइड से। ठीक है जी। तो लेस रिएक्टिव होगा, ऑक्साइड बिकम मोर डिफिकल्ट, इसका मतलब यहाँ पर मोर रिएक्टिव होगा, यहाँ पर लेस रिएक्टिव होना चाहिए। तो आपके पास जो सीक्वेंस बनेगा उस सीरीज में से, तो सीरीज में लेड आ जाएगा, फिर आयरन आ जाएगा, फिर जिंक आ जाएगा। ये इनका सीक्वेंस जो है आपके पास ये सीक्वेंस होता है। तो दिस इज द मोस्ट जो है आपके पास ये यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की बात की उसने कि ये वाला जो है मोर होना चाहिए था, तो इसने सीक्वेंस इस तरीके से आपसे मांगा था, आयरन एंड जिंक। कौन सी मेटल हाइड्रोजन से रिड्यूस हो सकती है? तो आपको बताया था जिंक से लेके ये वाली मेटल्स। तो आपके पास कौन कौन सी आ रही है? उसमें से कॉपर आ रही है, बस एक ही आ रही है, खत्म। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है, सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इस तरीके से यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था, इसने अब क्या यूज किया? इसने एसिड यूज किया है। देखिए जरा, एसिड में ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा। जब रिएक्शन नहीं कर रहा डब्ल्यू, तो वो कौन हो सकता है? हो सकता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, जो आपको बताया था रिएक्शन नहीं करते। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है फास्ट कर रहा है, एक्स जो है वो फास्ट रिएक्शन कर रहा है, जबकि ये स्लो रिएक्शन कर रहा है। तो आपके पास जो है एक्स जो है ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी मोर रिएक्टिव एंड इट शुड बी लेस रिएक्टिव। लेकिन ये सीरीज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से उठाना है। तो मोर में आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम और लेस में आ जाएगा आपका जिंक। मैग्नीशियम एंड जिंक, बस आपके पास आंसर होगा। मोस्ट स्टेबल टू हीट, मोर रिएक्टिव होना चाहिए। इनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा वाला है? कैल्शियम इज द मोर रिएक्टिव। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस की ऊपर बेस्ड है। तो इसको जो है आप लोग जो है खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम होंगे उसको इंशाल्लाह करते हैं। थैंक यू बेटा, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। देखिए, अल्लाह हाफिज़।